हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है काला मोतिया या कांच बिंदु, पर इसका प्रॉपर टर्म होता है ग्लोकोमा। फिर इसे काला मोतिया क्यों कहते हैं, और क्या काला मोतिया और सफेद मोतिया लेंस का ही प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो काला मोतिया में एग्जैक्टली होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो ग्लोकोमा को काला मोतिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लोकोमा आपकी ऐसी बीमारी है जिससे नज़र कम होती है और फाइनली अंधापन आता है। तो जैसे ऐसे बोलते हैं कि आँख के सामने अंधेरा छा जाएगा, और जैसे अंधेरे को काले कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे काला मोतिया कहते हैं। अब काला मोतिया सफ़ेद मोतिया की तरह कोई लेंस का प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं। सफ़ेद मोतिया मतलब कैटरेक्ट, मतलब हम नॉर्मली उसे मोतीबीन जो बोलते हैं, पर ग्लोकोमा ये टोटली अलग बीमारी है। तो ग्लोकोमा में एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जैसे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, उसी प्रकार आँख में भी एक प्रेशर होता है जिसे इंट्राओक्युलर प्रेशर बोलते हैं। तो जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तब पीछे की नस डैमेज होती है, उसके कारण ग्लोकोमा होता है। तो अब ये प्रेशर बढ़ता क्यों है? देखिए, आँख में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे एक तरल पदार्थ कंटिन्यूसली बनते रहता है। वो ऐसे समझे कि वो पानी की तरह होता है पर न्यूट्रिशियस होता है, मतलब वो आँख के बाकी स्ट्रक्चर्स को पोषण देता है, एनर्जी देता है। तो वो आँख में कंटिन्यूसली बनते रहता है, पर उसका बाहर जाने का भी मार्ग होता है। तो जब ये बनने का और बाहर जाने का जो बैलेंस है वो अगर बराबर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर बाहर जाने के मार्ग में कुछ रुकावट आ जाए, कुछ ब्लॉकेज आ जाए, तो बनना तो कंटिन्यूसली चालू है पर बाहर वो फ्लूइड जा नहीं रहा है, तो वो प्रेशर अंदर आँख में बनते रहता है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, मतलब आँख में जब ये प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है तो ये पीछे की नस होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो इस पे वो दबाव डालता है और ये कंटिन्यूसली डैमेज होती रहती है। इसे ग्लोकोमा कहते हैं। अब इस नस का क्या रोल होता है? देखिए, कोई भी वस्तु अगर सामने रखी है तो उससे जो किरणें आती है वो आँख में एंटर करके ये नस द्वारा ही हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, जहाँ विजन सेंटर होता है, जहाँ सब प्रोसेसिंग होके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। पर अगर ये नस ही डैमेज हो जाए तो जो किरणें यहाँ गिरेगी, उसका मैसेज जो है, उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँच नहीं पाएगा, इसीलिए इस बीमारी में नज़र कम होती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस बीमारी में हमेशा प्रेशर आँख का बढ़ा हुआ रहे। कभी कभी नॉर्मल प्रेशर पे भी ये नस डैमेज होते रहती है, जिसे नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा कहते हैं। तो अब इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, अर्ली स्टेजेस में इसके कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आधे से ज़्यादा काला मोतिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें ग्लोकोमा है। और मॉडरेट टू लेट स्टेजेस में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो आँख के सामने काले धब्बे दिखाई देना, या फिर साइड विजन की नज़र कम होना। मतलब जैसे अभी मैं सीधा देख रही हूँ तो मुझे खाली फ़ोन ही नहीं दिख रहा, पर आजू बाजू की भी चीज़ें दिख रही हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है कि टनल विजन होती है, मतलब खाली सामने का दिखाई देता है पर साइड विजन, मतलब इधर क्या है, इधर से कौन आ रहा है, यहाँ क्या है, वो कुछ नहीं दिखाई देता। पेरिफेरल जो विजन होती है वो पूरी कम हो जाती है, खाली इतनी टनल विजन बच जाती है, और लास्ट में तो ये भी चली जाती है। तो जब इसके कोई लक्षण नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है? क्योंकि ये बीमारी का अगर ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में हो तो ही इसका विजन लॉस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिर अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो कौन से हैं? देखिए, 40 की उम्र के बाद ये बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये एडल्ट्स में ही होता है, ये सारे एज ग्रुप में हो सकता है, पर इसका रिस्क आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज ज़्यादा होता है। पर ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होती है, मतलब जन्मजात बाय बर्थ भी ये बीमारी हो सकती है, जिसे कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री होना, मतलब कि अगर आपके घर में माता पिता, आपके भाई बहन को अगर ये बीमारी है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको भी हो सकता है।
फिर है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है, या हाइपरटेंशन भी अनकंट्रोल्ड है, या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे समय से आप स्टीरॉइड का सेवन कर रहे हैं, या फिर स्टीरॉइड के ड्रॉप्स डाल रहे हैं, या फिर आपको आँख में कभी कोई चोट लगी है, तो ये भी रिस्क फैक्टर होता है। अब सवाल आता है कि क्या ये डिसीज़ क्यूरेबल है, क्या इसके कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, क्या इस डिसीज से होने वाले जो नज़र की कमी है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करिए कि जो विजन ऑलरेडी गई है, जो नज़र ऑलरेडी गई है, वो कोई भी ट्रीटमेंट से वापस नहीं ला सकते, पर जो फ्यूचर में होने वाला डैमेज है उसे हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जैसे इस बीमारी के अर्ली स्टेजेस में लक्षण दिखाई नहीं देते, तो आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज हमें रेगुलर रूटीन आई चेकअप कराना ज़रूरी है। मतलब आपको कुछ सिम्टम्स ना भी दिखे तो भी रूटीन आई चेकअप कराना ज़रूरी है, साल में एक बार, ताकि आपके आई डॉक्टर वो वक्त रहते ही उसका निदान कर सके और ट्रीटमेंट शुरू कर पाए, ताकि आपके विजन में कोई कमी ना आए। तो अभी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ऐसे ड्रॉप्स जो आँख का प्रेशर कंट्रोल में रख पाए। मतलब जैसे ब्लड प्रेशर के लिए हम रोज एक गोली खाते हैं, उसी प्रकार आँख का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी ड्रॉप्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमें डालने होते हैं। पर कुछ लोगों का प्रेशर ड्रॉप डालने से भी कम नहीं होता है, या कुछ में इनके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे केसेस में लेज़र या सर्जरी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली लेज़र या सर्जरी दोनों में ही जो रास्ता, मतलब जो ड्रेनेज का एरिया है, जो फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है, उसके लिए एक सेपरेट रास्ता क्रिएट करना, जिससे आँख में दबाव ना बने। तो सबसे महत्वपूर्ण बात काला मोतिया या कांच बिंदु के बारे में आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे अर्ली स्टेजेस में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, इसीलिए आपको रेगुलर आई चेकअप, मतलब 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार तो भी आई चेकअप कराना ही है, ताकि वक्त रहते ही इसका निदान हो पाए और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाए। इससे लाइफ लॉन्ग आपकी अच्छी नज़र बनी रह सकती है, या एटलीस्ट इसके प्रोग्रेशन को, मतलब जिस स्पीड से ये बीमारी बढ़ रही है उसकी स्पीड को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको ईयरली वंस, और अगर आप 40 साल से नीचे हैं तो 2 साल में एक बार तो भी आपको आपका आई चेकअप, रूटीन आई चेकअप कराना है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, और अगर आपके बाकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में किसी को ये बीमारी है तो उनके साथ भी ये शेयर करिए, ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में और जान सके, और बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि वो जागरूक हो सके। And for more such informative videos, do subscribe to my channel. Thank you for watching.